मानसरोवर खंड 6 में से मशहूर लेखक, हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित शतरंज के खिलाड़ी नाम की कहानी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में अमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तु मतलब रेशम के धागे पर लपेटा हुआ सोने या चांदी का तार, कलाबत्तु और चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध वस्त्र कला बनाने में व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे थे। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बंधी जा रही थी। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा मतलब ताश जैसा एक खेल जिसमें पत्ते गोल और संख्या में 96 होते थे। गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती थी। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के चखौतिया मतलब चटपटी चीजें खाना, दोनों के पास मौरूसी मतलब पुश्तैनी जागीरी थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतिया करते थे आखिर, और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करते, बिसात बिछा कर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हो। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था।
वह सोती रहती थी तब तक बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे है, कह दो, आखिर ले जाए, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहा कि उनसे सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही के हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर बोले, अरे तो जाकर सुन ही आइए, न औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा बोले, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर बोले, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा बोले, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर बोले, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा बोले, अरे यार जाना पड़ेगा, हकीम के यहाँ सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर बोले, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा बोले, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर बोले, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा बोले, मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरिया बदलकर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज मतलब भगवान न करे, नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा बोले, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम बोली, क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। मिर्जा बोले, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम बोली, धुतकार क्यों नहीं देते? मिर्जा बोले, बराबर के आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम बोली, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा बोले, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाता है? बेगम बोली, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने
दो एक मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की छनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब कर दिया। बेगम बोली, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतने लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा बोले, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा। मीर बोले, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। मिर्जा बोले, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर बोले, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब से दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धोस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य चलता ही रहता। वे बेगम साहिबा से जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने की बुराई सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींचे आती थी।
और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन बिक कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते जोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्र में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रुठकर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार बोला, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर बोले, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार बोला, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर बोला, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार बोले, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा बोले, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी न हो। मीर बोले, कमबख्त, कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा बोले, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर बोले, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा बोले, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गवादियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दिन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई, रोटी और शोरबा बेचने का धंधा करने वाला, किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें
लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्ती हजाम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी से सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा बोले, आने दीजिए, किश्त बचाइए, यह किश्त। मीर बोले, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा बोले, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर बोले, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों जैसा मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा बोले, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर बोले, आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा बोले, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किश्त, बस अब की शव में मात होए। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बीज गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर बोले, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा बोले, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर बोले, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। वह अहिंसा न थी जिस पर देवगत प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर बोले, होगा, यह लीजिए शह। मिर्जा बोले, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर बोले, रोना ही चाहिए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा बोले, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर बोले, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा बोले, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर बोले, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए, नवाब साहब के मातम में एक
मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के पैसे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करने संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिहार की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुन कर झुंझलाते और हार की जेब को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर जो जो बाजी कमजोर पड़ती, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मुहरा छुए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वही रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा बोले, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वही रख दीजिए, उसी घर में। मीर बोले, उसी घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा बोले, मुहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पीटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर बोले, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा बोले, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर बोले, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा बोले, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर बोले, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा बोले, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर बोले, क्या? घास आपके अब्बाजान छिलते होंगे। यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा बोले, अजी जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं है। मीर बोले, क्यों? अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा बोले, अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ कर बातें न कर। मीर बोले, जमान संभालिएगा वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसके आंखें निकाली। है हौसला? मिर्जा बोले, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए। आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर बोले, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज।
आगे की ओर लटकाई जाने वाली कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धुली धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। शतरंज के खिलाड़ी नाम की यह कथा, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है।